बाजीराव को ही दिया। और न केवल वो हिस्सा दिया, इसके साथ ही उन्होंने मस्तानी भी भेंट की। अब ये मस्तानी कौन थी? ऐसा कहा जाता है कि लगभग 19 रानियां पटरानियां महाराज छत्रसाल की थीं, और जिसमें एक हुजूरन बी भी थी। और इस हुजूरन बी की ये बच्ची थी मस्तानी, जो कि उन्होंने महाराज छत्रसाल ने बाजीराव को, लगभग उस समय उसकी अवस्था रहा होगी 16-17 साल की बात था, उसे लेकर वे जब आए। और मस्तानी अत्यंत अनिंद्य सुंदरी, न केवल सुंदरी बल्कि कला गुणों से भी परिपूर्ण। तो बाजीराव का जो प्रेम था वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता गया कि बाजीराव का राजकाट में भी उतना मन नहीं लग रहा था। लेकिन बाजीराव के जो बेटे थे नाना साहब और उनका छोटा भाई चिमणा जी, ये दोनों बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि पत्नी काशीबाई महल में है, यूं बाजीराव का जो ध्यान है वो मस्तानी की तरफ ही ज्यादा था। तो एक प्रसंग में जब बाजीराव पुणे से बाहर थे, तो चिमणा जी अप्पा और नाना साहब ने मस्तानी को कैद कर लिया और उसे एक कैद खाने में डाल दिया। तो लेकिन वॉल्यूम जब बढ़ा लीजिए सर, जी वॉल्यूम जब बढ़ा लीजिए सर थोड़ा। आप अपना बंद कर लीजिए सर। और कम आ रहा है? अब बताइए कितना आवाज आ रहा है? ओके सर, ओके सर। ओके। हाँ, तो जब वापस आए पुणे, तो उन्होंने देखा कि इसका परिणाम हेलो। कि अपनी अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत हुआ। इसका परिणाम जो बाद में बांदा की जो रियासत है वो उसी मस्तानी के वंशज की रियासत रही। तो हुजूरन की वो बेटी मस्तानी, ये पुणे में आज तक ये कहते हैं कि वो महूसानिया में धुबेला में भी मस्तानी महल है। और एक शनिवार वाड़ा जो पुणे में स्थित है, ऐतिहासिक महत्व है, उस शनिवार वाड़े में भी मस्तानी महल, यहाँ पर बाजीराव ने मस्तानी के लिए बनवाया। और एक दरवाजा है जो मस्तानी दरवाजा कहा Voice is very जाता slow. है, और उस मस्तानी दरवाजे आवाज थोड़ी नेट प्रॉब्लम है, सबका अंश स्लो आ तो रही उस है। तरह से नहीं, कुछ रही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। हम देख रहे हैं नेट आता है, अच्छा, नेट का प्रॉब्लम, चलो ठीक है, चलने दो नेट का प्रॉब्लम। आवाज कट रही है। अभी बताइए, अभी बताइए। नेट थोड़ा बहुत कम हो गया है, नेट का। हेलो हेलो, बहादुर सिंह की आ रही है आवाज? क्योंकि हम यहाँ खुद देख पा रहे हैं कि नेट आता है जाता है, तो इस संकट से शायद। हेलो हेलो हेलो, नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो,
आवाज शायद डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए। शायद नेट का प्रॉब्लम है, कट गया। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, आवाज लो नेटवर्क आई बिल्कुल। क्वालिटी हमको दिखा रहा है, और ये तब तक आप किसी दूसरे को कनेक्ट कर लें। अच्छा 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 किसी अच्छा जी, दूसरे को नेटवर्क लोअर क्वालिटी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। लो नेट आया फिर जोड़ते हैं भैया। नेटवर्क जी यहाँ जी हमें दिखा रहा है। जी। आप किसी दूसरे को कनेक्ट कर लें तब तक। हेलो, हाँ हाँ ठीक है भैया, नेट आपकी की यहाँ लो प्रॉब्लम क्वालिटी थोड़ी सी दिख आ रहा रही है है। ना, आप किसी दूसरे को जी कनेक्ट जी कर जी लें। जी जी जी। लखनलाल जी खरे, डॉक्टर लखनलाल जी खरे जो हमारे करेरा से हैं, शिवपुरी करेरा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लखनलाल जी, लखनलाल जी खरे। थोड़े निकट के उसको कनेक्ट करें। हाँ लखनलाल जी, हेलो। आप सबको नमस्कार। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी। चल, आ गई आवाज आ रही है आपकी, बुलंद आवाज है। नेट थोड़ा कम कर रहा था। तो अब हमारे बीच में लखनलाल जी जो करेरा प्राचार्य हैं शिवपुरी में जिले में, और हमारे आज यहाँ पर अभी आप माननीय देवधर जी बात रख रहे थे महाराज छत्रसाल पर, लेकिन थोड़ा तकनीकी दिक्कत के कारण, नेट की प्रॉब्लम होने के कारण सिल्वर नेट आ रहा है। उनको हम बाद में सुन पाएंगे। भाई लखनलाल जी को हम आह्वान कर रहे हैं कि लखनलाल जी अपनी बात रखने जा रहे हैं एक नए विषय के साथ। महाराज छत्रसाल जो सर्वव्यापक उनका व्यक्तित्व है, उनकी जो लोक मंगलकारी दृष्टि है, उसको लेकर के लखनलाल जी ने अपनी बात रखने का वो सहमति व्यक्त की थी। तो मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं लखनलाल जी का, और आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात प्रस्तुत करें। अग्रज श्री लखनलाल जी खरे, आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहादुर सिंह जी परमार जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय दुबे जी, और आज के जो वक्तागण हैं श्रद्धेय हरिराम मिश्रा जी, पुष्पेंद्र जी, पुनीत विशारिया जी, नायक जी, और हमारे सुनील केशव देवधर जी, जिनकी आवाज में आज लगभग 40 वर्षों के बाद सुन रहा हूं। उनका साज और आवाज दोनों ही बदल चुकी है। जब वो छतरपुर में थे तो बहुत ही अच्छे थे। बहरहाल, महाराज छत्रसाल की और महाराणा प्रताप जयंती की आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व था महाराज छत्रसाल का। अद्भुत इसलिए नहीं कि वे महाबली थे या शूरवीर थे या कवि थे या भूषण की पालकी को उन्होंने कंधा लगाया था, अपितु इसलिए कि उन्होंने अपना विराट व्यक्तित्व स्वयं गढ़ा था। आवाज आ रही है? बढ़िया, देखना। आ रही है, हम तो सुन आ रही है, आवाज आ रही है, बोले आप। गढ़ने की इस प्रक्रिया में उनके साथ था उनका अडिग आत्मविश्वास, साहस, शौर्य, धैर्य और सतत संघर्ष। इन तत्वों के बल पर प्राप्त अपनी विशिष्ट उपलब्धियों को उन्होंने न तो अपने खाते में जोड़ा और न गर्वित हुए, अपितु उन्होंने अपने समस्त प्रदेय को लोकहित पर न्यौछावर कर दिया, और इसलिए वे लोक की आस्था के केंद्र बन सके। सेवड़ा में निवासरत महात्मा अक्षरानंद से इनका आध्यात्मिक पत्राचार हुआ। यह पद्ममय पत्राचार अनायास ही हिंदी पत्र विधा का प्रथम सोपान बन गया। ऐसे संत महात्मा अक्षर अनंत छत्रसाल को विचक्षण ज्ञानी कहते हैं। वे लिखते हैं कि क्यों चित्त में सपनों जग धारत, क्यों चित्त में सपनों जग भासत, छत्र नरेश विचक्षण ज्ञानी। और जब एक निष्प्रह संत द्वारा किसी व्यक्तित्व को विलक्षण ज्ञानी की संज्ञा दी जाती है तो यह अर्थपूर्ण ही होगी, मात्र काव्य का शाब्दिक विलास नहीं होगा।
महाराज छत्रसाल ने जीवन भर संघर्ष किया। जागीरदार पिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु न तोपें चली न बाजे बजे। बाजे तो दूर, बुंदेलखंड की झोपड़ी में बजने वाली थाली की मंगल ध्वनि से भी शिशु और शिशु की माता पिता के श्रवण वंचित रहे। तीरों की सरसराहट और तलवारों की झंझनाहट बालक छत्रसाल की किलकारियों के साथ खेली। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को फलांगते हुए 12 वर्ष की अवस्था में माता पिता का सहारा छिन गया। मुगल बादशाह के कोप के कारण सगे संबंधियों तक ने शरण देने से इनकार कर दिया। दुर्दिन दैन और विपन्नता से किशोर वय छत्रसाल का भली प्रकार से परिचय हो चुका था। किसी ने सिखाया नहीं, स्वयं सीखा तलवार चलाना और घुड़सवारी। है ना फोटो। जिन मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध पिता चंपत राय जीवन भर लड़ते रहे, उन्हीं मुगलों की सेना में सम्मिलित होना पड़ा। यह कार्य अपमानजनक तो था, परंतु यह उनकी प्रथम मैदानी परीक्षा भी थी। देवगढ़ के इस युद्ध में कुमार छत्रसाल ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया, परंतु सारा श्रेय मुगलों ने ले लिया। अपमान का यह एक और घूंट था। यहीं से छत्रसाल के स्वावलंबन का अध्याय प्रारंभ होता है। पर स्वावलंबी बनने के लिए साधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए चाहिए था धन। मुगलों की चौकियों और सेना को लूटकर छत्रसाल ने इसकी पूर्ति की। कतिपय इतिहासकारों ने छत्रसाल के इस कृत्य को उन्हें लुटेरा और डाकू जैसी संज्ञा तक से विभूषित कर दिया, लेकिन मेरी दृष्टि में यह उनके प्रति अन्याय है और यह उनके प्रति घृणित एक तरफा सोच है। तत्समय की परिस्थितियों और परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष विवेचन करें तो निष्कर्ष यही प्राप्त होंगे कि भावी विशाल साम्राज्य और स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना में अर्थोपार्जन और साधनों की यह नींव रखनी बहुत आवश्यक थी। आदर्शवाद के कटोरे में कोई कटु यथार्थ की भिक्षा यूं ही नहीं डालता। इसको इधर ले जाओ। छत्रसाल को विरासत में कोई युवराज का पद प्राप्त नहीं हुआ था और ना ही कोई परंपरागत मुकुट उन्होंने धारण किया था। हर्ष से फर्श तक की अपनी यात्रा का पथ उन्होंने स्वयं ही निर्मित किया था। देखेगा नहीं। इस निर्माण की बाधाओं का अनुभव उन्हें था। यही कारण था कि विशाल साम्राज्य के स्वामी होने के पश्चात भी ना तो जन को विस्मृत कर सके और ना ही लोग को। बुंदेलखंड के राजाओं में और शेष वीर सिंह जो देव प्रथम के पश्चात महाराज छत्रसाल ही ऐसे दूसरे शासक हुए हैं जिन्होंने सर्वाधिक लोक मंगल के जनोपयोगी कार्य करवाए। 2 लाइन में इनको विवरण। महाराज छत्रसाल सुकवि थे। कविता वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें संवेदना का प्राधान्य हो। कवि भूषण की पालकी को कंधे पर उठाकर सम्मान देना इसी संवेदनशीलता का परिणाम था। उन्होंने हितोपदेश की स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते इस पंक्ति को सार्थक किया। यहाँ भूषण लोक चेतना के प्रतीक हैं। लोक चेतना क्या है? अत्याचारों से मुक्ति। ये अत्याचार मुगलों के द्वारा किए जा रहे हों अथवा किसी अन्य के द्वारा, महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी उठाकर उस लोक चेतना को सम्मान प्रदान किया। कभी लोक चेतना के प्रतिनिधि होते हैं, कवि के काव्य का प्रधान लक्ष्य ही लोक मंगल होता है। ऐसा काव्य जो सबका हित कर सके। इसीलिए तुलसी कहते हैं कि कीरत बनित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। ऐसे मंगलकारी काव्य के सर्जक को भरपूर सम्मान देने का पक्ष लेते हुए महाराज छत्रसाल कहते हैं कि आवत आप कृपा करके छत्रसाल कहे उठी आदर दीजे, तार जराए जवाहर दे, गजबाजहि दे सन्मान ही कीजे। सारद कंठ बसे जिनके, उनके ढिंग बैठ सुधारस पीजे। कीरत के बिरवा कवि हैं, कब हूं उनको कुम्हलान न दीजिए। जीवन भर महाराज छत्रसाल युद्धरत रहे, परंतु
ना तो वे रंच मात्र ही विचलित हुए और ना निराश हुए। यदि कभी कहीं असफल भी हुए तो उन्होंने आशा और ईश्वर के विश्वास को त्यागा नहीं। अभी भाई पुनीत बिसारिया जी ने जिस छंद की चर्चा की थी उस छंद को मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता कि लाख घटे कुल साख न छाड़िए, वस्त्र फटे प्रभु और दे, छंद आपने सुन ही लिया है। जिसकी दृष्टि में लोक के मंगल की भावना प्रधान और सर्वोपरि होती है, लोक भी उसे देवत्व की श्रेणी प्रदान कर पूजने लगता है। कबीर, नानक, हरदौल, राजस्थान के रामदेव, निमाड़ के सिंगाजी प्रभृति ऐसे ही महापुरुषों के नाम हैं और महाराज छत्रसाल भी इन्हीं में से एक है। बुंदेलखंड की लोक चेतना अपने गौरवशाली अतीत से संपृक्त थी। अपने राष्ट्र, उस समय राष्ट्र की यही परिभाषा थी, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता चाहती थी वह लोक चेतना, सांस्कृतिक एकीकरण की पक्षधर थी। महाराज छत्रसाल ने उस लोक चेतना के उन सपनों को पूर्ण किया। साथियों, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने संकट की घड़ी में जय जवान जय किसान का लोकप्रिय नारा दिया था। महाराज छत्रसाल तो 250 साल पहले यह नारा दे चुके थे। वे लिखते हैं, रैयत सब राजी रहे, ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल व राज्य को बालना बांका जाए। अब इसमें देखें आप, जय जवान और जय किसान का कितना साम्य है। जहां लाल बहादुर शास्त्री केवल किसान की बात करते हैं और वहां हमारे महाराज छत्रसाल रैयत शब्द का प्रयोग करके किसान, मजदूर, व्यापारी सबकी बात करते हैं। और ऐसे महान योद्धा, महान स्वप्न दृष्टा और बुंदेलखंड के संस्थापक महानायक महाबली छत्रसाल को मैं शत शत नमन करता हूँ। जय महाबली छत्रसाल। खरे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा व्याख्यान और लोक मंगलकारी दृष्टि देने के लिए। अब हमारे बीच में भाई पुष्पेंद्र खरे जी जल प्रबंधन व्यवस्था को लेके आए और उनसे अनुरोध है। पुष्पेंद्र जी जुड़े हुए हैं ना? पुष्पेंद्र खरे साहब, आवाज आ रही है पुष्पेंद्र जी को? पुष्पेंद्र खरे, देवधर भाई साहब, आप नेट सही हो गया का अपना? सुनील देवधर भाई साहब, हेलो, आ रही है आवाज? आ गई है, ठीक है, धन्यवाद। तो इसके बाद अभी हम चाह रहे हैं कि पुष्पेंद्र खरे जी छत्रसाल के तो 2 मिनट देवधर भाई साहब का पूरा करा लें। बिल्कुल बिल्कुल सुनील भाई साहब करवा दीजिए। उनसे बहुत पीछे चल रहा है। वहाँ बीच में अभी तकनीकी दिक्कत के कारण थोड़ा देवधर भाई साहब पुणे से कट गए थे, तो उनका जो वक्तव्य अधूरा रह गया था, तो मैं पुनः आदरणीय देवधर भाई साहब को निवेदन कर रहा हूँ। फिर पुष्पेंद्र भाई को अपन सुनते हैं जल संरचनाओं में। तो 4 पंक्तियों के साथ अभिराम पाठक हमारे ओज के कवि, उनकी 4 पंक्तियां मैं छत्रसाल जी के संदर्भ में कहना चाहूंगा। चंपत को लाल छत्रसाल बैरियों का काल, शत्रुओं की छाती छेदने के लिए तीर था। वैसे तो हजारों वीर और भी थे अभिराम, किंतु वह वीरों में भी श्रेष्ठ महावीर था। ऐसे महावीर छत्रसाल पर बात रखने के लिए भाई सुनील देवधर भाई साहब जो हमारे बीच में पुणे से जुड़े हैं, बीच में तकनीकी दिक्कत के कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ था। पुष्पेंद्र भाई इसके बाद अपन जुड़ते हैं। देवधर भाई साहब से निवेदन करते हैं कि वो अपना वक्तव्य पूरा करें। आदरणीय देवधर जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है ठीक से? हेलो, हमारी आ रही, अभी तो आ रही है भाई। हाँ, तो हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, उस बात की चर्चा कर रहे थे कि महाराज छत्रसाल की जो यूरन बी उनकी जो एक रानी थी, उससे मस्तानी का जन्म हुआ था और उनके 3 संतान थी, एक शमशेर खान, जहान खान और मस्तानी। हाँ, तो इतना अच्छा तो लग रहा है। मस्तानी छत्रसाल महाराज ने बाजीराव को भेंट किया था, लेकिन ये कहलाती क्रिएटिविटी। कहीं बाहर गए हुए थे, तो का लाभ उठाकर उनके पुत्र नाना साहब और पहले देवेंद्र को लगाओ फोन, उसको इधर बुलाओ। 1739 में मस्तानी को उसी के महल में कैद कर लिया और निगरानी के लिए कुछ पहरेदार भी लगा दिए थे। पुनः वापस आने पर हो गया, उन्हें ये पता चला तो वे अभी पब्लिश नहीं करना है उसे, चले गए और पेशवा के हृदय में तो मस्तानी एक तो मद्रास वाले सर का देखो शाम तक आता है क्या है। 1739 को है वाटस पहुंचे हैं
वो फोन लगवाना है उनके वहाँ पाटस कोई में और आया या नहीं आया। मस्तानी को जब ये पता लगा कि वे पाटस में हैं, तो किसी तरह से उस कैद से मस्तानी भी भाग निकली। और जब मस्तानी भाग निकली और वहाँ पहुंची है, तो इसके बाद फिर से शाहू महाराज ने ये सलाह दी थी कि आप मस्तानी को, चिमणा जी से भी कहा था और नाना साहब से भी कहा था कि आप बाजीराव को अलग मत करो, आप उसे मस्तानी को दे दो। लेकिन नाना साहब ने बात नहीं मानी। परिणाम ये हुआ कि छत्रपति शाहू के इस अनुरोध के बाद भी, और चूंकि छत्रपति शाहू जी विरोध कर रहे थे, इसलिए हत्या तो नहीं कर सकते थे मस्तानी की, क्योंकि वो तो हत्या भी करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने फिर से छल करके क्या किया कि 1740 में इन्हें वापस पुनः बुला लिया पाटस से और फिर से बंदी बना लिया। और इस समय दक्षिण के निजाम के पुत्र नासिर जंग ने भारी भरकम सेना के साथ पेशवा राज्य पर आक्रमण कर दिया। और पेशवा की रगों का खून अभी भी गर्म था। उन्होंने बड़ी बहादुरी से नासिर जंग की फौज का मुकाबला किया, उसे जबरदस्त शिकस्त दी। अंत में नासिर जंग को पेशवा के सामने घुटने टेकने पड़े और उसे संधि कर लेनी पड़ी। तो इतना के उन सपनों को पूर्ण किया। के लिए तो बाजीराव साथियों, देश के हालांकि कई बार तो मस्तानी भी उनके साथ में युद्ध में रही है, लेकिन द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने संकट की घड़ी में बाजीराव विफल थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का लोकप्रिय नारा दिया था। 1740 में एक पत्र लिखकर शाहू जी ने, जो उनके एक बाजीराव के अनुज सदाशिव राव पुणे से बाहर थे, जब उन्हें बाजीराव की दयनीय स्थिति का पता चला, तो उन्होंने नाना साहब को, उन्होंने भी 1740 में एक पत्र लिखकर मस्तानी पेशवा को सौंपने का आग्रह किया। किंतु इस बार भी उनके हठी पुत्र ने पिता के दर्द को नहीं समझा और उन्होंने उसे नहीं सौंपा। अंत में 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी नामक स्थान पर मस्तानी की याद में बाजीराव चल बसे। और जब अंतिम समय में पत्नी काशीबाई और छोटा पुत्र जनार्दन उनके साथ थे, बाजीराव की मृत्यु का समाचार मिलते ही मस्तानी ने भी इस संसार से बहुत जल्दी विदा ले ली। तो कहना चाहिए कि पुणे से 20 मील दूर एक छोटे से ग्राम में समाधि देखकर ऐसा नहीं लगता कि मस्तानी ये संबंध महाराष्ट्र का छत्रसाल बुंदेला का, यानी बुंदेलखंड का रहा है। तो आरंभ तो होता है शिवाजी राजे से, क्योंकि वे आए थे शिवाजी राजे की सेना में भर्ती होने के लिए। लेकिन शिवाजी राजे ने स्वयं उन्हें अपनी तलवार के साथ उनकी क्षमता योग्यता को परखते हुए कहा था कि आप बुंदेलखंड की स्थापना करें। और जब दूसरी बार 80 वर्ष की उम्र में ये प्रसंग आया कि उन्हें संघर्ष करना पड़ा मोहम्मदों की बंदिश के सामने, तब उन्होंने बाजीराव से सहायता मांगी। बाजीराव अपनी सेना सहित वहां पहुंचे, जयपुर में घेर कर बंदिश को भगाया, उससे संधि की कि इस बात के लिए ये किया कि बुंदेलखंड पर आक्रमण नहीं करेंगे। और इससे जो संबंध महाराष्ट्र का बुंदेलखंड का आया, इसके बाद में बहुत से एक कहीं बात पढ़ने में ये भी आती है कि महाराज छत्रसाल ने राज्य दिया तो था, लेकिन वो बहुत बाद में सौंपा। और उसके बाद फिर इस तरह से यहाँ से भी बहुत सी राष्ट्रमंडली बुंदेलखंड में घिर थी। गणेश उत्सव का मौरानी बिहार उसका संबंध होता था। और इस तरह से आज भी संबंध जुड़े हुए हैं। बुंदेलखंड में कहावत है मराठा, तो मराठो शब्द है, वो कहते हैं कि मराठा का ही बिगड़ा रूप मराठो है। जब कोई मराठी बच्चा को पता नहीं करता था तो कहते हैं मराठो कह के वो मराठो हो गया। इस तरह का उसमें प्रचारित। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा बहुत बहुत ये
शुक्रिया शुक्रिया देवधर जी, बहुत अच्छा आपने भाषा विज्ञान के मराठी शब्द से समापन किया। भाषा विज्ञान में भी इतिहास चलता है, आप सबको पता है, बहुत सारे शब्द बुंदेली में और अन्य भाषाओं में इतिहास के रहते हैं। निश्चित तौर से बुंदेलखंड और महाराष्ट्र का गहन संबंध है और आज भी बरकरार है, और उनका एक योगदान है आज़ाद भारत में, और आज़ाद भारत के पहले राजतंत्री व्यवस्था में भी महाराष्ट्र के लोगों का योगदान अद्भुत है। और अब हम इस वेबिनार के अंतिम चरण की ओर अध्यक्ष जी की अनुमति से, आदरणीय दुबे जी की अनुमति से आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबको पता है अभी चर्चा में जो कई बिंदु आए, कुछ बिंदु नहीं आ पाए हैं। महाराज छत्रसाल साहित्य के जानकार थे, कवियों के संरक्षक थे, योद्धा थे, सर्व जाति को लेके चलने वाले थे। जो आजकल डेमोक्रेटिक में, आज हम भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए आज जो कल्पना कर रहे हैं, वो 60 साल ने पहले की थी, आप सबको पता होगा। सर्वसेवी सर्वसमावेशी समाज के थी उनके 25 घोड़ों में देवजू खवास, वर्दिया कुमार, खरगे बारी, लल्लू गड़रिया, धुरमंगत बख्शी, रामन दउआ, किशोरी खंगार, लच्छे रावत जैसे विश्वस्त सहयोगी, कोई जाति ऐसी संरचना नहीं थी जिसका प्रतिनिधि उनके शासन व्यवस्था में हिस्सेदार नहीं था। जो आजकल हम कहते हैं कि आज हमें हिस्सेदारी चाहिए, आज वो समस्या जो राजतंत्र प्रजातंत्र में चल रही है, वो सबसे पहले शुरुआत की महाराज छत्रसाल ने। महाराज छत्रसाल ने एक और बड़ी बात बुंदेलखंड में की थी, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। बुंदेलखंड में जो अथाइयां हैं, अथाइयों में हर जाति समाज के पंच वहां बैठते थे और वो फैसला किया करते थे, और ग्राम का फैसला, ग्राम का मामला गांव में ही निपटता था। वहां पर जाकर के बहुत कम स्थिति बनती थी कि राजा तक वो समस्या पहुंचे। तो इस प्रकार के उन्होंने न्याय व्यवस्था, राज व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के साथ साथ अपनी प्रजा के लिए जल, क्योंकि आप जानते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संचालित नहीं हो सकता है, उसकी ओर भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की। और उन्होंने एक बहुत सारी संरचना, आप सबको जानते हैं बुंदेलखंड में चंदेल कालीन तालाबों के बाद चंदेलों का अद्भुत योगदान है। एक और मैं यहाँ पर बात रखना चाहूँगा, आज बहुत शुभ दिन है कि चंदेल काल के उत्तरार्ध में परमर्दियों के समय एक वीर योद्धा हुए हैं आल्हा और उदल, तो आल्हा की भी आज जयंती है। जेठ दशहरा का अंग्रेजी के हिसाब से आज उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन महाराणा प्रताप का भी है, आज जन्मदिन महाराज छत्रसाल का भी है। विश्वमंगल एक प्रयोग है, 3 महापुरुषों का योग जन्मदिन है, इस दिन हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में पुष्पेंद्र खरे जी जो बीच में हैं, वो बुंदेलखंड के में महाराज छत्रसाल की जो जल संरचनाएं हैं या जल प्रबंधन व्यवस्था है, तो भाई पुष्पेंद्र जी वनस्पति के प्रोफेसर हैं, पर्यावरण के जानकार हैं और कई इस पर काम कर चुके हैं। हमारे यूजीसी के कई माइनर प्रोजेक्ट उस पर काम कर चुके हैं, तालाब को लेकर के, उनकी सफाइयों को लेकर के। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए अध्यक्ष माननीय कुलपति जी दुबे जी की अनुमति से डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार खरे जो महाराजा महाविद्यालय वनस्पति के प्राध्यापक हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूँ। उन्होंने चाय पी ली है, हम लोगों को दिखा दी है पीछे वहीं से, और ये चाय पीने के बाद अब ऊर्जा से लबरेज हैं वो, और आपके सामने अपने बातों को रखने जा रहे हैं। भाई पुष्पेंद्र खरे जी। धन्यवाद परमार साहब। मैं सर्वप्रथम इस वेबिनार में सम्मिलित, आवाज आ रही है? आ रही, बढ़िया, बुलंद आ रही। सर्वप्रथम इस वेबिनार में सम्मिलित सभी प्रबुद्ध जनों को महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान से बुंदेलखंड श्री महाराजा छत्रसाल जयंती हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई करता हूँ। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने अपनी बल बुद्धि और वीरता के कारण लंबे समय तक राज किया। बहुत अच्छे। वे सामाजिक समरसता, काव्य कला के साथ साथ दूरदर्शिता एवं प्रबंधन में निपुण थे। क्या कह रहे हैं? अतः राजा के रूप नहीं समुद्र वो यहाँ इसलिए ठीक कह दिए कि जैसे पोर्शन अलग हो गया, ये अलग हो गया। हालत पुत्र सम पूजत हो जिन ईश, तन मन धन अर्पित किए तवही कटावत शीश। निश्चित रूप से ये पंक्तियां राष्ट्र के लिए अमूल्य हैं। महाराजा छत्रसाल ने अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, लेकिन उन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जल संरक्षण एवं संवर्धन। इससे समूचे बुंदेलखंड में भविष्य को देखते हुए पर्याप्त जल का प्रबंधन एवं संवर्धन के लिए कार्य किया है। हम आप सब जानते हैं कि प्रत्येक जीव के शरीर, चाहे वो किसी भी जीव का हो,
पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये सभी पांचों तत्व अनिवार्य हैं, जिनमें जल का प्रमुख स्थान है। जल एक प्राणदायिनी शक्ति छिपी हुई है। मीठा जल हमें केवल एक ही स्रोत वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा जो है ये जल झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर, नदियों के अंदर, बावड़ियों के अंदर, कुओं के अंदर और अंततः भूजल के रूप प्राप्त होता है। समूचा बुंदेलखंड छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। कुछ इस तरह की व्यवस्था थी कि जो बसाहट होती थी वो इन पहाड़ियों के बीच में होती थी, जिससे कि वहां पर जल संवर्धन का कार्य हो सके। पूरे बुंदेलखंड में अगर हम आप सब जानते 17 जिले जो हैं वो सम्मिलित हैं, जिसमें अगर नया जिला छतरपुर टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का निवाड़ी तो कुल 10 जिले मध्य प्रदेश के और 7 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट सहित इसमें सम्मिलित हैं। इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में तलछटी चट्टानें एवं ग्रेनाइट की चट्टानें और इस क्षेत्र की सभी नदियां जैसे धसान, जमुना उत्तर पूर्व दिशा की ओर गंगा यमुना की सहायक नदी हैं। यहाँ की जो नदियां सामान्य तौर पे हरे भरे आच्छादित पर्वतमालाओं से होती हुई वर्षा के मौसम में अपना विराट रूप धारण कर लेती। महाराजा छत्रसाल के बुंदेलखंड के सीमाओं के संदर्भ में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश साल सो लरन की रही न काहू हौस। क्योंकि बुंदेलखंड एक पठारी भाग है, अतः यहाँ जल संरक्षण एवं संवर्धन का विशिष्ट ध्यान रखते हुए बावड़ी, कुओं और श्रृंखलाबद्ध तालाबों का निर्माण करवाया गया था। एक अद्भुत चीज बुंदेलखंड के तालाबों में है कि इनके मध्य में एक कुआं होता है। इस प्रकार से संपूर्ण बुंदेलखंड में निर्मित ये जल के जो स्रोत हैं, ये जल संरक्षण अभियांत्रिकी के बेजोड़ नमूने हैं। इनसे जल प्रबंधन और जल संरक्षण की सीख लेनी चाहिए। बुंदेलखंड में जितने भी तालाब स्थित हैं, इनकी औसत गहराई 6 से 10 मीटर तक है, ठीक है ना, जबकि इनका जो क्षेत्रफल होता था वो 2 से 25 एकड़ के भराव में होता था। जैसा बताया कि इनके मध्य में एक कुआं मिलता था जो भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता था। किंतु दुर्भाग्यवश कहें या बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम इन तालाबों का और बावड़ियों का ना तो संरक्षण कर सके हैं और ना ही उनसे इस पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल की मात्रा जो है, पेयजल की मात्रा केवल 1% 4:30 बजे। वर्तमान में भारत सहित पूरा विश्व जल संकट की चपेट में है। हम जानते हैं कि पूरे बुंदेलखंड में प्रतिवर्ष कम से कम औसतन 3 मीटर नीचे जल चला जाता है। ये फायदा है। इसका मुख्य कारण बहुत सारे हैं, हम सब आप जानते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनों का उन्मूलन, ये सब के सब हमें सोच धकेलते हैं। और इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है प्रत्येक व्यक्ति की स्वकेंद्रित सोच। आज हम अपने तक सीमित हो गए हैं, केवल अपने बारे में चाहते हैं, किसी दूसरे या व्यक्ति के बारे में नहीं चाहते। जबकि महाराजा छत्रसाल पूरे समाज को लेकर के चलते थे। आर्थिक लिप्सा और अनियंत्रित और असंतुलित विकास हमें इस ओर धकेल दिया है। लेकिन अब इन सब के बावजूद हमने जो मुख्य कारण हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है बुंदेलखंड के जंगल और पेड़ पौधों का कुप्रबंधन, अर्थात हम इनको सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाए। कारण क्या है? सामान्यतः कि किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र का जो कुल क्षेत्रफल होता है उसका कम से कम 12% जो है वो वनाच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन ये धीरे 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 कम होता गया और ये हमारे सामने जल संकट को पैदा कर दिया। दूसरा, असंतुलित विकास। जहां देखो कंक्रीट के रोड, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पत्थर बालू का खनन और उनका अत्यधिक दोहन, इन सब ने हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर दी।
दूसरा, जल के जो पुराने स्रोत हैं, कुआं हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, इनकी बहुत उपेक्षा हुई है। छारी जी दिख रहे हैं, उन्होंने कई जगह इन बावड़ियों के ऊपर काम किया है, क्योंकि उपभोक्तावादी जो नीति है और कम मेहनत में अधिक पानी की लालसा जो रही है, उसने जो सतही पानी है, नदी, तालाब, कुएं, इनकी उपयोगिता को वर्तमान में कम कर दिया, या यूं कहें कि वो उपयोग के लायक नहीं रहे। इन सबके पीछे भी मनुष्य का ही हाथ है। दूसरा, जैव विविधता का क्रमशः नष्ट होना। जैव विविधता अर्थात किसी भी जो जीवन की विविधताएं हैं, चाहे वो पेड़ पौधों साला की दिन हों भर तो या आज वो जीवों आ की गया हों, और लिंक वो सही नहीं चल लगातार रही नष्ट है। होती चली गई। घर, मकान, कॉलोनी, रास्ते सब पक्के करते चले गए और हम स्वयं कच्चे होते चले गए। ये आज की स्थिति है। शहरीकरण और औद्योगिकरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, इन सब ने मिल करके इस जल संकट की भयावह स्थिति पैदा करती। और इसी के कुछ दूसरे परिणाम आज जी, महाराजा छत्रसाल जो शोध संस्थान है, जन कल्याण के कार्यों को न केवल स्वयं कर रहा है, बल्कि लोगों के बीच पहुंचकर जन जागरूकता भी फैला रहा है। सबसे पहले अगर जल संकट को दूर करना है तो हमको वृक्षों की संख्या और वृक्षारोपण बढ़ाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में महू सहानिया सौरपीठ में पिछले जुलाई अगस्त के बीच 2000 बड़े पेड़ पौधे हमने लगाए। बहुत लंबे छायादार होना चाहिए, इसी के कारण पानी जो है वो पृथ्वी के अंदर संचय हो पाता है। इन पौधों में आम, महुआ, बरगद, नीम, जामुन, पीपल, कदम, ये सब पेड़ जो है सौरपीठ में महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान के द्वारा लगाए गए। साथ ही जो पुराने डिस्टर्ब हो रहा है कुछ, पुराने जो जल स्रोत हैं, तालाब, बावड़ियां, इनके भी जीर्णोद्धार का कार्य और सफाई का कार्य इस शोध संस्थान के द्वारा किया गया। साथ ही जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता अभियान शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्र हो, शोध संस्थान के द्वारा लगातार किया जा रहा है। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति और परंपरा, इसको भी बढ़ावा देने के लिए संस्थान के द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि हमारी लोक संस्कृति और परंपरा बनी रहे। विश्वविद्यालय की सहायता से भी महाराजा छत्रसाल के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर शोध कार्य कराने का विचार जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अगर हम सामाजिक कार्यों की दृष्टि से देखें तो विभिन्न प्रकार की आपदाओं, जिसमें हम आप सभी परिचित हैं, एक हम सबके सामने, क्या पूरे विश्व के सामने आपदा है कोरोना वायरस और इससे उत्पन्न कोविड-19 की डिजीज का। इस क्षेत्र में भी संस्थान के द्वारा जागरूकता करते हैं, लेकिन जो जल संकट है बुंदेलखंड का, उससे निपटने के लिए हमारे सामने और दूसरे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जागरूकता और वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान की नींव सम्माननीय डॉक्टर पवन तिवारी जी के मार्गदर्शन में रखी गई थी। इस संस्थान के अध्यक्ष श्री भगवत अग्रवाल जी और सचिव राधे शुक्ला जी तथा विभिन्न पदाधिकारियों और जो सदस्य हैं, समूचे बुंदेलखंड में जनता के कार्य की बीच बाधित हो रहे थे। विशेष रूप से जल संरक्षण और संवर्धन के लिए हम जन जागरण का कार्यक्रम, वृक्षारोपण के कार्यक्रम, रैली, सेमिनार, शोध कार्य, स्कूल एवं महाविद्यालयीन शिक्षा में जाकर के बच्चों को प्रोत्साहित करना और व्यक्तिगत पहुंच के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आभारी हूं महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर थापक जी का, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी का, कुल सचिव डॉक्टर पीके पटेरिया और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर बीएस परमार जी का, कि उन्होंने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैं डॉक्टर पवन तिवारी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उनका मार्गदर्शन महाराजा छत्रसाल शोध संस्थान को निरंतर मिलता रहेगा। और साथ ही मैं सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पुष्पन भाई। और निश्चित तौर से आपने महाराज छत्रसाल के कामों को, जो हमारा शोध संस्थान आगे बढ़ा रहा है,
उनको बताया महाराज छत्रसाल के द्वारा किए गए जल संरचनाओं के संदर्भ में, अन्य कल्याणकारी कामों को आपने बताया। और अब समापन की ओर अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं आशीर्वचन के लिए आदरणीय दुबे साहब से आग्रह कर रहा हूं। दुबे साहब जुड़े हुए हैं हमसे, माननीय प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे साहब जो हमारे झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति रहे, वर्तमान में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में हमारे कुलपति जी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, अग्रज हैं। आदरणीय दुबे साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर आज की वेबिनार में जो वक्तव्य हुए हैं उस पर और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुरेंद्र दुबे साहब, आवाज आ रही सर? हेलो हेलो, मेरी आवाज गई क्या? हाँ आ रही सर, अब आ रही सर, आ रही। हाँ, मैं आदरणीय दुबे साहब से आग्रह कर रहा हूँ अध्यक्षीय उपभोक्ता के लिए कि आप मार्गदर्शन दें, आदरणीय आशीर्वचन दें हम लोगों को। आदरणीय दुबे जी, कुलपति महोदय, वीडियो भी ऑन कर लो। वीडियो ऑन है आपका सर? वीडियो नहीं ऑन है आपका? वीडियो ऑन कर लो सर। वीडियो ऑन हुआ क्या? अभी नहीं हुआ, ऑन करना है सर, ऑन नहीं हुआ। हुआ? कहीं से होगा, अभी तो नहीं दिख रहा सर, वीडियो नहीं हुआ ऑन। चल बोल चलो ठीक है सर, तो आ जाएगा, आ रहा होगा तो शुरू कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। आशीर्वचन के लिए आदरणीय दुबे साहब हमारे बीच में, हमारे अग्रज, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय दुबे जी आपके बीच। महाराज छत्रसाल जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए सबसे पहले मैं अपने अनुज बहादुर सिंह परमार जी के प्रति साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस आयोजन में आप लोगों को सुनने का और सम्मिलित होने का अवसर दिया। अभी अभी जिसका वक्तव्य खत्म हुआ है, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूं। प्रिय भाई पुष्पेंद्र खरे जी का। खरे जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं उन्हें बताऊं कि जब मैं पहली बार बुंदेलखंड गया तो मुझे जल संकट का बोध हुआ। हम लोग यूपी में पूरब के हैं, जहां जल स्तर थोड़ा ऊपर था। झांसी जाते ही मुझे लगा कि जल संकट भी कोई संकट होता है जी। लेकिन वहीं इस बात का पता भी चला कि यहां पूरे बुंदेलखंड पुष्पेंद्र जी और बहादुर सिंह परमार दोनों इस बात के साक्षी होंगे कि आज वो तालाब लुप्त हो गए हैं। जल संचय की, जल संरक्षण की जो व्यवस्था चंदेलों के समय में थी, महाराज छत्रसाल ने जिन्हें आगे बढ़ाया, वो आज देश की आजादी के बाद वह व्यवस्था कहीं लुप्त सी हो गई है। खैर वो एक अलग प्रश्न है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और आज के इस विशेष दौर में, जबकि कोरोना जैसे आया किसी का रिप्लाई, अदृश्य शत्रु से पूरी दुनिया लड़ रही है, प्राकृतिक विपदा तो बता ही दिया, यह आई हुई है। प्रकृति हमें चेतावनी भी दे रही है और साथ ही सीख भी दे रही है कि हमें इसके लिए आगे क्या करना चाहिए। पुष्पेंद्र खरे जी ने बहुत अच्छी बात इस विषय को लेकर अपनी बात रखी। प्रारंभ में मेरे प्रिय पुनीत पिसारिया जी ने छत्रसाल के साहित्यिक पक्ष की चर्चा की। मुझे नहीं लगाया। छत्रसाल न केवल एक योद्धा थे, उत्कृष्ट सैनिक थे, बल्कि कुशल प्रशासक भी थे और उसी के साथ कवियों के
संरक्षक भी थे। आप सब जानते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में ही उनके माता पिता दोनों का निधन हो गया। महाराज छत्रसाल को उनके पिताजी ने 5 वर्ष की आयु में ही अपने मामा के पास युद्ध कला सीखने के लिए भेजा था। कालांतर में वो जय सिंह के साथ, महाराज जय सिंह के साथ मुगल सेना में सम्मिलित हुए और दक्षिण विजय में अपना योगदान किया, लेकिन उस योगदान का कोई मूल्य उन्हें नहीं मिला। कालांतर में 1668 में छत्रपति शिवाजी से उनकी भेंट होती है, जिसमें शिवाजी ने कहा कि करो देश के राज छतारे, हम तुमते कबहू नहीं न्यारे। यह प्रेरक वचन सुनकर, करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे, दौड़ देश मुगलन को मारो, दपट दिल्ली के दल संहारो। यह एक प्रेरणा परक प्रबोधन था छत्रसाल के लिए, और उन्होंने सुनकर आश्चर्य होगा, देवधर जी इसके साक्षी होंगे, इतिहास के ज्ञाता हैं, केवल 5 घुड़सवार इस अवसर पर और 25 पैदल सैनिकों के साथ चंपत राय जी के इस सचमुच के सुपुत्र ने बुंदेलखंड में महाराजा वीर सिंह जी देव के बाद पहली बार एक व्यापक, सुव्यवस्थित, अनुशासित राज्य व्यवस्था कायम की। ओरछा, दतिया, ये सारे जागीरदार, ये सारे राज्य धीरे धीरे कमजोर ही हो रहे थे, बल्कि इन लोगों ने छत्रसाल का सहयोग भी नहीं किया। छत्रसाल ने पन्ना में अपनी राजधानी बनाई और लगातार अपने शौर्य के नाते, सैन्य संगठन के नाते और अपनी वीरता के नाते स्थिति यह हो गई कि उनके लिए कहा जाता था कि इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल सो लरन की रहु न पाऊ हौस। यमुना से लेकर नर्मदा तक, चंबल से लेकर टोस तक, यानी लगभग पूरे बुंदेलखंड में एक उत्कृष्ट साम्राज्य की स्थापना महाराज छत्रसाल ने की। जीवन भर वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और बुंदेली स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अंतिम समय तक अपना सब कुछ दांव पर लगाया। कहा जाता है कि जब बंगस ने उन पर आक्रमण किया और उस समय उन्हें लगा कि हम शायद